हेलो बच्चों, मैं हूं आशीष एंड आई वेलकम यू इन आवर पैरास चैनल फिनिक्स क्लासेस। और लास्ट टाइम पर हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर लगभग कंप्लीट कर लिया है और हमारे पास दो चीज़ें और बच जाती हैं उसमें। एक तो ये कि टेम्परेचर चेंज की जो इक्वेशन है, जैसे आपके एग्जाम में 1 या 2 नंबर में ये जरूर आता है कि डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए या केल्विन को फ़ारेनहाइट में या फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में। इस तरह के कन्वर्जन्स आते हैं आपके एग्जाम में और हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज रह जाती है। तो उन दोनों को हम लोग आज फटाफट कर लेते हैं और इसके बाद इस चैप्टर को खत्म करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर पर मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा आता है कि यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। क्या? यूनिट चेंज ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, तो टेम्परेचर की यूनिट चेंज की बात करें तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर टेम्परेचर होता क्या है। तो अगर आप देखें तो किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर कितनी हीट है या कितनी हीट नहीं है, तो उसको मेजर करने के लिए हम जिस टर्म का यूज करते हैं वो किसका यूज करते हैं? टेम्परेचर का। तो टेम्परेचर की अगर किसी से डेफिनेशन पूछ ली जाए तो शायद 95% लोग फेल हो जाते हैं इसको बताने में कि टेम्परेचर की आखिर डेफिनेशन क्या है। तो देखिए, टेम्परेचर कुछ नहीं है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस। किसी भी ऑब्जेक्ट का हॉटनेस या कोल्डनेस का जो डिग्री होता है वो क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है। ठीक है, तो जिस चीज़ का टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा उसके अंदर हीट उतनी ज़्यादा होगी और जिस चीज़ का टेम्परेचर जितना कम होगा उसकी हीट उसके अंदर उतनी ही क्या होगी? कम होगी। आ रही बात समझ में? तो अब टेम्परेचर की कुछ यूनिट्स होती हैं। तो टेम्परेचर की नॉर्मली हम लोग 3 यूनिट पढ़ते हैं। कौन कौन सी? पहली तो सबको पता है, डिग्री सेल्सियस, जिसको डिग्री सी से रिप्रेजेंट करते हैं। दूसरा आता है डिग्री फ़ारेनहाइट, तो डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगला आता है केल्विन। क्या आता है? केल्विन, जिसे हम के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो अब तीनों ये जो यूनिट हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री फ़ारेनहाइट और डिग्री केल्विन, ये तीनों जो यूनिट हैं ये किसकी यूनिट है? लाइट की यूनिट है। किसकी यूनिट है? लाइट की यूनिट है। तो इसलिए अब हम क्या करेंगे, एग्जाम में कई बार क्या आता है, इनका इंटरनल कन्वर्जन आ जाता है कि डिग्री सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए या फ़ारेनहाइट से केल्विन में कन्वर्ट करिए। तो सबसे पहले तो ध्यान रखिए, जो एसआई यूनिट है, क्या है? एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर जो है वो है केल्विन। क्या है? वो बात अलग है कि हम लोग डिग्री सेल्सियस को ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन जो एसआई यूनिट हमारी आती है वो क्या आती है? केल्विन आती है। आ रही बात समझ में? ठीक है बेटा, तो अब क्या हो जाएगा, जो एसआई यूनिट है टेम्परेचर की वो क्या होती है? केल्विन होती है। ठीक है, तो अब हम ये देखते हैं कि इनका इंटरनल कन्वर्जन कैसे करते हैं। मान लीजिए डिग्री सेल्सियस से आपको डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है या केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करते हैं इसको समझते हैं। ठीक है, तो आइए देखिए। तो देखिए, जो रिलेशन होता है, पहले हम सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की बात करते हैं, फिर केल्विन की बात करेंगे, क्योंकि केल्विन बहुत इजी होता है, वो आप डायरेक्टली सीख जाएंगे। तो जो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में जो रिलेशन है दैट इज F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। कितना? 32। ये रिलेशन होता है हमारा F और C में। किसमें? F और C में। अब जैसे मान लीजिए आपको दिया गया, पहले तो इसको याद कर लीजिए कि F इक्वल टू 9C/5 प्लस 32। आई बात समझ में? अब क्या होगा, जैसे आपको क्वेश्चन दिया होगा कि कोई ऑब्जेक्ट, मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, उसका टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 30 डिग्री सेल्सियस। अब आप इसको जो है फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए। किस में कन्वर्ट करिए? फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए। तो आप इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, इसका मतलब ये है कि सेल्सियस आपको दिया है तो यानी C की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। क्या? सेल्सियस आपको दिया है तो C की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए और आपका काम हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे मान लीजिए आपको 30 डिग्री सेल्सियस दिया है और आपको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे? कुछ नहीं, यानी कि आपको C की वैल्यू 30 दी गई है, आप इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। ठीक है, मैं रिलेशन को ऊपर लिख देता हूँ, तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो F इक्वल टू 9/5C प्लस 32। ठीक है, तो आइए करते हैं। तो अगर मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ गया कि 30 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करिए, तो आप C की जगह बस 30 सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो कैसे हो जाएगा? F इक्वल टू हो जाएगा 9/5 इंटू 30 प्लस 32। तो 5 6 जा 30, 9 6 जा 54 प्लस 32, यानी कि 4 2 6 और 5 3 8, तो आ गया 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। क्या आ गया? 86 डिग्री फ़ारेनहाइट, यानी कि 30 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 86 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई होप क्लियर हो गया होगा।
इसी तरह से मान लीजिए कुछ और भी क्वेश्चन आ जाता है, जैसे ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, 38 डिग्री सेल्सियस होता है नॉर्मली, या अगर आप फ़ारेनहाइट में देखें तो 98 के आसपास आता है। ठीक है, तो मान लीजिए आपको तो 38 डिग्री सेल्सियस दिया है और आपको बोला गया कि फ़ारेनहाइट में बताइए कितना होगा, तो सी की जगह आप 38 सब्स्टिट्यूट कर देंगे और आपका एफ में वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। आई होप समझ में आ गया होगा। कल को मान लीजिए दे दिया गया फ़ारेनहाइट में कोई वैल्यू दे दी गई, क्वेश्चन दिया गया कन्वर्ट 98 डिग्री फ़ारेनहाइट इनटू डिग्री सेल्सियस, कि 98 फ़ारेनहाइट में कितने सेल्सियस होंगे, कितने सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। अच्छा, सेल्सियस बोलें, सेंटीग्रेड बोलें, डिग्री सेल्सियस बोलें, तीनों का मीनिंग एक ही है। ठीक है, तो आइए अब फ़ारेनहाइट में दिया यानी एफ की वैल्यू दी है, क्या फ़ारेनहाइट में दिया इसका मतलब एफ की वैल्यू दी है, सेल्सियस दिया इसका मतलब सी की वैल्यू दी गई, बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो अब इसमें क्या होगा, एफ की जगह आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो कर दीजिए फटाफट। तो यहाँ पर 98 आ जाएगा, तो 98 इज इक्वल टू हो जाएगा 9c/5 प्लस 32, तो बस इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, 32 इधर आ जाएगा, तो 98 माइनस 32 इज इक्वल टू 9c/5, 8 में 2 गया, 6 बचा, 9 में 3 गया, 6 बचा, 5 इधर आ गया, मल्टीप्लाई में इज इक्वल टू 9c। तो अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 6 30, 30 और 33 हो जाएगा, तो 330/9 इज इक्वल टू c। अब डिवाइड कर दीजिए, 9 3 जा 27, बचे 6, 9 6 जा 54, बचे 6, तो 36.66 आता चला जाएगा। क्या आता चला जाएगा, 36.66 डिग्री। तो आप बोल सकते हैं 36.67 डिग्री सेल्सियस, कितना हो जाएगा, 36.67 डिग्री सेल्सियस। आ रही बात समझ में? ठीक है, ये यहाँ पर तो 36.666 आएगा आपका, तो ये हो जाएगा 36.7 डिग्री। तो ये आ गया 98 फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा 36.7। तो इसलिए कभी भी आपको टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में दिया हो तो आप उसको सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं, कभी सेल्सियस में दिया हो तो फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन। किसका हो गया, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन। अब जो हम अगला रिलेशन देखने जा रहे हैं वो हम देखने जा रहे हैं सेल्सियस और केल्विन में। किस में देखने जा रहे हैं बेटा, सेल्सियस और केल्विन में। तो आइए फटाफट देख लेते हैं। तो अगला जो है रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, केल्विन बोले तो के। ठीक है, तो ये बड़ा इजी होता है, बस हल्का सा बता दें, उतने से ही आपका काम चल जाएगा। क्या होगा, केल्विन इज इक्वल टू होता है 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, और कुछ नहीं। यानी कि कभी भी आपको सेल्सियस में टेम्परेचर या सेंटीग्रेड में टेम्परेचर दिया हो तो इसका मतलब ये है कि आप बस क्या करिए, आप जो क्या करिए कि आप आपको सेल्सियस में टेम्परेचर दिया है, यानी कि आपको सी की वैल्यू दी गई है, तो आप क्या करेंगे, सी की जगह सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 273 ऐड कर देंगे, केल्विन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी कि सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो आपको बस कुछ नहीं करना, 273 ऐड करना है। क्या करना है, 273 ऐड करना है। अगर आपको केल्विन दे दिया जाए और सेल्सियस में कन्वर्ट करना हो तो उसमें से 273 आप क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। तो पहले तो आप इस रिलेशन को याद कर लीजिए कि K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। क्या, K इज इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस। आइए एक आधा क्वेश्चन इसका भी कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं। मान लीजिए आपको बोला गया कन्वर्ट 50 डिग्री सेल्सियस इनटू केल्विन। ठीक है, तो अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना है तो यानी कि सेल्सियस मतलब क्या, सी की वैल्यू दी गई है, सब्स्टिट्यूट कर दो। तो K इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 273 प्लस 50, सम कर दो, 3 12 कैरी 1 2 1 3, 323 केल्विन। कितना आ गया, 323 केल्विन। यानी कि 50 डिग्री सेल्सियस में 323 केल्विन
टेम्परेचर होगा। बस ये यूनिट है, टेम्परेचर तो एक ही है जो भी हीट होगी उनके अंदर। तो बस केल्विन में 250 डिग्री सेल्सियस जो होगा वो 323 केल्विन के बराबर होगा, इक्वल होगा। ठीक है, एक क्वेश्चन केल्विन का वैल्यू का सेल्सियस में कर लेते हैं। आइए, मान लीजिए आपको दिया गया हो कन्वर्ट 50 केल्विन बोले या शॉर्टकट में के लिखें, एक ही बात है, इनटू डिग्री सेल्सियस। यानी कि केल्विन में दिया टेम्परेचर, यानी कि आपको किसकी वैल्यू दी गई है, आपको के की वैल्यू दी गई। किसकी वैल्यू दी गई है, के की वैल्यू दी गई है। तो के की जगह सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो हो जाएगा 50 इज इक्वल टू 273 प्लस सी। तो सी निकल आएगा 50 माइनस 273 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो अगर आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 7 में 5 क्या 2 आएगा, और ये भी 2 आ जाएगा, माइनस लग जाएगा। तो माइनस का 223 डिग्री सेल्सियस क्या हो जाएगा, माइनस का 223 डिग्री सेल्सियस। यानी कि जो 50 केल्विन जो होता है टेम्परेचर, वो किसके बराबर होता है, -223 डिग्री सेल्सियस के बराबर होता है। तो आई होप आपको इजीली समझ में आ गया होगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, ये दोनों इक्वेशंस याद रखनी है। एफ और सी में रिलेशन ये होता है और सी और के में रिलेशन ये होता है। आई होप क्लियर हो गया होगा। तो सेल्सियस से केल्विन या केल्विन से सेल्सियस जाना है तो इस इक्वेशन का यूज़ कर लीजिए। सेल्सियस से फ़ारेनहाइट या फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में जाना है तो आप इस इक्वेशन को यूज़ कर लीजिए। अब दिक्कत कहाँ थी, अब एक क्वेश्चन और आता है। मान लीजिए कि ये जो रिलेशन है सी और के में और ये सी और एफ में, अब आपको कभी आ जाए कि आपको फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना हो, क्या करना हो, फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो आप कैसे करेंगे, या केल्विन को फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना हो तो अब आप क्या करेंगे, आप डिग्री सेल्सियस को ब्रिज के फॉर्मेट में यूज़ करेंगे। क्या, डिग्री सेल्सियस को ब्रिज की तरह यूज़ करेंगे, क्योंकि सी और एफ में डायरेक्ट रिलेशन नहीं दिया है। ठीक है, तो चाहें तो हम बना के आपको दे सकते हैं, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बनेगी तो वो याद नहीं रहती, वो भूल ही जाएगी आपको। ठीक है, तो आप क्या करिए, आप पहले अगर फ़ारेनहाइट दिया है तो फ़ारेनहाइट से सेल्सियस निकाल लीजिए, फिर यहाँ सी की वैल्यू पुट करके के निकाल लीजिए। मान लीजिए आपको केल्विन में दिया है तो आप केल्विन पुट करके आप पहले सेल्सियस में चले जाइए, फिर सेल्सियस यहाँ पुट करके फ़ारेनहाइट में चले जाएंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? चलिए आइए एक क्वेश्चन फटाफट कर लेते हैं, आ जाएगा अगर किसी को नहीं आया होगा तो। जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन आ जाए कि कन्वर्ट 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इंटू केल्विन। 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन में कन्वर्ट करिए, तो कैसे, यानी कि तो आप क्या करेंगे, पहले 40 डिग्री फ़ारेनहाइट को किस में कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस में, फिर डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे केल्विन में। आई बात समझ में? आइए फटाफट करते हैं। तो ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो अब एफ़ की वैल्यू दी गई है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। तो 40 इज इक्वल टू हो जाएगा 9/5C प्लस 32। ठीक है, यहाँ से सिंप्लीफाई हो जाएगा, 40 माइनस 32 इज इक्वल टू 9C/5, तो 8 आ जाएगा ये, तो 8 इधर आ जाएगा, 5 इज इक्वल टू 9C, तो C इज इक्वल टू आ जाएगा 40/9। कितना आ गया, 40/9, यानी कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इक्वल टू 40/9 डिग्री सेल्सियस। बाकी आप चाहें तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, आपका हो जाएगा। आई बात समझ में? तो ये हो गया सेल्सियस में। अब हम कन्वर्ट कर लें सेल्सियस को किस में, केल्विन में कन्वर्ट कर लें। क्या कर लें, केल्विन में कन्वर्ट कर लें। तो वो कैसे करेंगे, आपको पता है कि K इज इक्वल टू होता है 273 प्लस C। ठीक है, तो अब C पता है, सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, तो K इज इक्वल टू हो जाएगा 273 प्लस 40/9। अब इसको डेसिमल में कर लो, पहले ऐड करना इजी रहेगा। तो 273 प्लस 9 4 जा 36, फिर 4.44, तो राउंड ऑफ करके 4.44 लिख लिया मैंने। तो ये हो जाएगा, सम करेंगे तो 277.44 डिग्री केल्विन। केल्विन में वैसे डिग्री नहीं लगाते हैं, सिर्फ केल्विन हो जाएगा। यानी कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि 40 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू कितना, 277.44
केल्विन। आई बात समझ में कि नहीं आई? तो हमने क्या किया, फ़ारेनहाइट से हमको केल्विन में जाना था, तो हम पहले फ़ारेनहाइट से सेल्सियस में गए और फिर सेल्सियस से कहाँ चले गए, केल्विन में चले गए। ऐसे ही अगर कोई क्वेश्चन होता, अब मैं उसको कर नहीं रहा हूँ, आई होप आप आराम से कर सकते हैं, कि अगर आपको केल्विन दे दिया जाए तो पहले आप यहाँ से केल्विन से सेल्सियस निकाल लेते, और जब सेल्सियस निकाल लेते उसको यहाँ सी में सब्स्टिट्यूट कर देते, तो आपका क्या निकल आता, एफ निकल आता। आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको हम लोग कर लेते हैं और इसके बाद इसको ख़त्म करते हैं, है ना। क्या अगला जो क्वेश्चन हमारा बनता है, कई बार बच्चों से एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि एट व्हाट टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट आर इक्वल, कि किस टेम्परेचर पे जो वैल्यू होगी वो फ़ारेनहाइट और सेल्सियस में दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। कि मतलब जैसे कि 40 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में कुछ और वैल्यू होगी, 30 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में कुछ और वैल्यू होगी। लेकिन एक टेम्परेचर ऐसा है जिस पे चाहे उसको फ़ारेनहाइट में करो तब भी उतना ही बनता है न्यूमेरिकल वैल्यू, और आप सेल्सियस में करो तब भी उतना ही बनता है। तो आखिर वो कितना होता है ऐसा टेम्परेचर जिससे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों स्केल पे वो क्या होगा, सेम होगा। तो एट व्हाट टेम्परेचर, क्वेश्चन लिख लीजिए, at what temperature degree Fahrenheit and degree Celsius scales are same, कि ऐसा कौन सा टेम्परेचर होता है जिसको डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों में मेजर करें तो वैल्यू सेम आए, ठीक है। तो इसके लिए आप करेंगे लेट at x डिग्री सेल्सियस या एट x डिग्री बोल दीजिए, ठीक है, सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल्स आर सेम, कि x डिग्री पे मान लो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में दोनों में वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो f की जगह भी x पुट कर दो और c की जगह भी x पुट कर दो, तो आपकी वो सेम वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, कैलकुलेट हो जाएगी। आइए देखिए कैसे होगी। तो f की जगह x ले लीजिए, तो x इज इक्वल टू 9/5, c की जगह भी x पुट कर दीजिए प्लस 32, ठीक है। तो यहाँ पर x वाला टर्म एक साइड कर लेते हैं, तो x माइनस 9x/5 इज इक्वल टू 32। एलसीएम ले लेंगे तो आ जाएगा 5x माइनस 9x/5 इज इक्वल टू आ जाएगा 32। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का 4x/5 इज इक्वल टू 32। तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 32 इंटू 5/4, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 2 10, कैरी 1, 15 1 16, 160/4, 4 4 जा 16, तो ये आ गया -40। कितना आ गया, -40, यानी कि x की वैल्यू हमारी -40 आ गई। यानी कि -40 डिग्री पर -40 डिग्री को आप चाहे सेल्सियस में लें और चाहे फ़ारेनहाइट में लें, दोनों में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, सेम आएगी। -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। आई होप आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। -40 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू -40 डिग्री फ़ारेनहाइट, ठीक है, फ़ारेनहाइट। तो अगर -40 का जो टेम्परेचर होता है वो क्या होता है, सेल्सियस स्केल पर और फ़ारेनहाइट स्केल पर सेम रीडिंग देता है, वैल्यू क्या आती है, सेम आती है। तो एक तो है कि आप इसको फाइंड आउट करने का तरीका हो गया कि आप इसको कैलकुलेट कैसे करेंगे। दूसरा, सीधे सीधे बच्चे याद रखते हैं इसको, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सीधा सीधा क्वेश्चन बनता है, तो आप इसको याद भी रख सकते हैं, लेकिन पता आपको होना चाहिए कि -40 डिग्री सेल्सियस पे फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है। टेम्परेचर का सबसे फेमस क्वेश्चन यही है, इससे ज़्यादा फेमस कोई क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। तो अगर आपने ये कर लिया और जो पीछे जो मैंने रिलेशन बताया उतना कर लिया तो बस आपका काम खत्म है। इससे ज़्यादा आपको 9th क्लास में टेम्परेचर कन्वर्जन के बारे में और भी कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आते हैं एक्सरसाइज पर। किस पर आते हैं, एक्सरसाइज पर। 4-6 क्वेश्चन है, उनको करके केमिस्ट्री का पहला लेक्चर क्या करते हैं, पहला चैप्टर जो है वो ख़त्म करते हैं, ठीक है बच्चों। तो आइए फटाफट इन क्वेश्चन को कर लेते हैं और ख़त्म करते हैं। तो कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर्स इन द सेल्सियस स्केल। तो आपको इनको क्या करना है, इन टेम्परेचर को सेल्सियस में कन्वर्ट करना है। तो केल्विन में दिया, सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो आप तुरंत केल्विन और सेल्सियस का रिलेशन यूज़ करेंगे। तो केल्विन और सेल्सियस का क्या रिलेशन होता है, तो K इज इक्वल टू होता है 273 प्लस C। क्या होता है, 273 प्लस C। तो आप फटाफट यूज़ करिए। तो पहला है 293
तो 293 माइनस 273 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। कितना आ जाएगा, 20 डिग्री सेल्सियस। तो ये इज इक्वल टू हो जाएगा 20 डिग्री सेल्सियस। आई होप क्लियर हो गया होगा। जैसे 470 है तो ऐसे यहाँ पर आप 470 को सब्ट्रैक्ट फिर 273 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आपका वो भी कन्वर्ट हो जाएगा। आई होप कर लेंगे आराम से। अगला देखते हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर इनटू केल्विन। तो अब आपको सेल्सियस में दिया है और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। सेल्सियस में आपको दिया है और आपको केल्विन में कन्वर्ट करना है। तो सेल्सियस से अगर आपको केल्विन में कन्वर्ट करना पड़े तो फिर आप कैसे करेंगे, फिर से वही आपको सेल्सियस यानी कि सी की वैल्यू दी गई है तो सी की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो K इज इक्वल टू हो जाएगा 273 प्लस सी की वैल्यू कितनी दी है 25, तो 25 रख दीजिए। तो 538 हो जाएगा, 729 हो जाएगा, 2 हो जाएगा 298। तो K इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 298 केल्विन आ जाएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा 298। ऐसे ही ये वाला पार्ट भी आपका हो जाएगा। ठीक है, अब अगले पोर्शन पे आते हैं, गिव रीजन फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। तो कुछ चीज़ें हो रही हैं, कुछ फेनोमेनाज हो रहे हैं और आपको इसके बारे में आपको रीज़न देना है। क्या देना है, रीज़न देना है। तो जो हमारा पहला आता है कि नैप्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। तो नैप्थलीन बॉल्स होती हैं, अगर आपने देखा टॉयलेट वगैरह में अगर आप जाते हो तो नैप्थलीन बॉल्स पड़ी होती हैं, तो धीरे धीरे वो अपने आप उड़ जाती हैं। ठीक है, उसके अगर आप कहीं रख दें तो उनका लिक्विड नहीं मिलेगी, ये पिघल गई और आपको लिक्विड सब्सटेंस आपको उसका मिल जाए ना, धीरे धीरे वो गायब हो जाएंगी। क्यों गायब हो जाएंगी, तो याद करिए मैंने आपको पढ़ाया था कि जो सब्सटेंस, कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो वैसे नॉर्मली क्या होता है, सॉलिड लिक्विड गैस, गैस लिक्विड सॉलिड, कन्वर्जन इस तरह से चलते हैं। लेकिन कुछ सब्सटेंस होते हैं जिन्हें हम सब्लिमेट्स कहते हैं। तो सब्लिमेट्स क्या करते हैं, सॉलिड से सीधे गैस बनते हैं, गैस से सीधे सॉलिड बनते हैं। तो जो नैप्थलीन बॉल होती है ना, तो नैप्थलीन एक कैसा सब्सटेंस है, सब्लिमेट है। कैसा है, सब्लिमेट है। तो इसकी जो प्रॉपर्टीज होंगी वो कौन सी होंगी, सब्लिमेशन वाली होंगी। तो ये सॉलिड से सीधे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसलिए नीचे कोई भी आपको सॉलिड नहीं बचेगा, पूरा ये गैस में कन्वर्ट हो जाएगा विदाउट कमिंग टू द लिक्विड स्टेट। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो ऐसा क्यों, तो भैया परफ्यूम क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है और गैस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मूव करने के लिए इधर उधर फ्री होते हैं, क्योंकि उनके बीच में जो वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है या इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होता है वो बहुत ही कम होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है। तो मॉलिक्यूल जहाँ तक जा पाते हैं वहाँ तक भागते चले जाते हैं। इसलिए बहुत दूर से भी आप परफ्यूम की जो स्मेल है वो क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, फील द फ्रेगनेंस, है ना। खैर अगला फोर्थ क्वेश्चन, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी किसके पार्टिकल्स के बीच में सबसे ज़्यादा होगा। तो वाटर जो है वो एक क्या है, लिक्विड है, शुगर क्या है, एक सॉलिड है, और ऑक्सीजन नॉर्मली स्टेट में क्या होता है, गैसियस फॉर्म में होता है। तो सबसे ज़्यादा जो फोर्स की बात कर रहे हैं तो सबसे ज़्यादा फोर्स होता है सॉलिड में, फिर होता है लिक्विड में, फिर होता है गैस में। तो सबसे ज़्यादा तो फोर्स की बात करें तो सबसे ज़्यादा आ जाएगा शुगर में, इसके बाद आएगा फिर क्या, वाटर, और इसके बाद क्या आ जाएगा, ऑक्सीजन आ जाएगा, और आपका ये क्वेश्चन हो जाएगा। आई होप समझ में आ गया होगा। अगला करते हैं फटाफट, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, वेरियस टेम्परेचर्स। तो मैंने आपको कहा था, देखिए जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, वाटर क्या किसी की भी बात करें, मेल्टिंग पॉइंट पे कोई भी सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है और लिक्विड भी हो सकता है। बॉइलिंग पॉइंट पे कोई भी सब्सटेंस लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो मेल्टिंग पॉइंट पे कोई सब्सटेंस है, तो अगर उसके अंदर लैटेंट हीट प्रेजेंट है तो वो लिक्विड में होगा। अगर उससे लैटेंट हीट निकाल ली गई है तो वो किस में होगा, सॉलिड फॉर्म में होगा। ठीक है, और अगर हम बात करें गैसियस स्टेट की या लिक्विड स्टेट की, यानी कि किसकी हम बात करें, बॉइलिंग पॉइंट की बात करें, तो बॉइलिंग पॉइंट पे अगर कोई सब्सटेंस होगा तो अगर उसके अंदर लैटेंट हीट होगी तो वो किस फॉर्म में होगा, गैसियस फॉर्म में होगा। अगर उससे लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन निकाल ली गई होगी तो वो किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। आई होप समझ में आ गई होगी। तो जो मेल्टिंग पॉइंट पे सब्सटेंस सॉलिड और लिक्विड दोनों फेज में हो सकता है, बॉइलिंग पॉइंट पे सब्सटेंस लिक्विड और गैस दोनों फॉर्म में हो सकता है, बाकी पूरी रेंज में एक स्टेट में रहेगा। तो वाटर की बात करें तो 25 डिग्री सेल्सियस, तो हम सबको पता है वाटर का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो
0 डिग्री सेल्सियस होता है और वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसका मतलब जो वाटर होगा वो 25 डिग्री सेल्सियस यानी कि 0 से 100 के बीच का टेम्परेचर है ये, तो यानी कि यहाँ पर वाटर किस स्टेट में होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। कैसा होगा, लिक्विड फॉर्म में होगा। अगर हम बात करें 0 डिग्री सेल्सियस की, किसकी बात करें 0 डिग्री सेल्सियस की, तो 0 डिग्री सेल्सियस में आप समझ सकते हैं कि ये अब हमको बताया तो है नहीं कि इसके अंदर लैटेंट हीट प्रेजेंट है या निकाल ली गई है। तो 0 डिग्री सेल्सियस में लिक्विड फॉर्म में भी पानी मिल सकता है और 0 डिग्री सेल्सियस में आइस के फॉर्म में भी पानी मिल सकता है। तो 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर जो होगा वो लिक्विड भी हो सकता है और साथ में क्या हो सकता है, सॉलिड भी हो सकता है, यानी आइस के फॉर्मेट में भी हो सकता है। आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अगला जो आता है वो आता है 100 डिग्री सेल्सियस। क्या आता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो 100 डिग्री सेल्सियस का मतलब क्या हुआ, बॉइलिंग पॉइंट हुआ। क्या हुआ, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट। तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट, तो ये बॉइलिंग पॉइंट पर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड और गैस दोनों में हो सकता है। तो इसमें भी लैटेंट हीट के बारे में कुछ बात की नहीं है, तो इसका मतलब यहाँ पर ये लिक्विड भी हो सकता है और एज वेल एज किस फॉर्मेट में हो सकता है, गैसियस फॉर्म यानी स्टीम के फॉर्मेट में भी हो सकता है। आई होप आपको क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं, तो आइए जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं जल्दी जल्दी। गिव 2 रीजंस जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। वाटर एट रूम टेम्परेचर इज अ लिक्विड। देखिए नॉर्मली जो हमारे रूम का टेम्परेचर होता है वो कितना होता है, बहुत नॉर्मल जो लेते हैं वो 25 डिग्री सेल्सियस लेते हैं वैसे, अगर नॉर्मल प्रैक्टिकल्स वगैरह की बात करें तो। बाकी आप मेज़र कर सकते हैं। तो नॉर्मली जो टेम्परेचर होता है वो हमारा 25-30 के आसपास ही रहता है। रूम टेम्परेचर 25-30-35 के बीच में, बहुत गर्मी हो जाएगी तो 32-33 जा सकता है, और नॉर्मली आपका 20 से 30 के बीच में टेम्परेचर रूम का रहता है। ठीक है, तो अगर रूम टेम्परेचर आपका 20 से 30 के बीच में होगा तो ये 20 से 30 क्या है, मेल्टिंग पॉइंट से ऊपर है और बॉइलिंग पॉइंट से नीचे है। तो इस टेम्परेचर पे वाटर किस फॉर्म में रहेगा, ऑब्वियस सी बात है लिक्विड फॉर्म में रहेगा। आई बात समझ में, तो इसलिए वाटर रूम टेम्परेचर पे किस में रहता है, लिक्विड फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, अगला आता है एन आयरन अलमीरा इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो जो आयरन की अलमारी होती है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्मेट में होती है। क्यों, पिघल क्यों नहीं जाती है अलमारी, तो भैया पिघल इसलिए नहीं जाती क्योंकि जो मैंने आपको बताया था, याद हो अगर आपको, कि आयरन का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 1700 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है, 1700 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 1700 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे तब जाके ये क्या होगा, मेल्ट होगा। तो अब रूम का टेम्परेचर कितना होता है 20 से 30 डिग्री सेल्सियस। तो ऑब्वियस सी बात है इस टेम्परेचर पर जो आयरन होगा वो किस फॉर्मेट में होगा, सॉलिड फॉर्मेट में होगा। इसीलिए जो अलमीरा है वो मेल्ट नहीं होती है। अब कमरे को भट्टी बना दो, टेम्परेचर 1700 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ा दो तो क्या हो जाएगी, अलमारी भी क्या हो जाएगी, मेल्ट हो जाएगी। वैसे जिस हिसाब से गर्मी बढ़ रही है कुछ भी हो सकता है। खैर आगे बढ़ते हैं। Why is ice at 273 Kelvin more effective in cooling than water at the same temperature? तो मैंने आपको बताया था पहले, तो 273 केल्विन का मतलब क्या होगा ये देखो। तो 273 केल्विन, तो तुरंत कन्वर्ट करो उसको सेल्सियस में। तो K इज इक्वल टू 273 प्लस C होता है। K हमको दिया 273, तो 273 इज इक्वल टू हो जाएगा 273 प्लस C। ये कैंसिल, C इज इक्वल टू आ गया 0 डिग्री सेल्सियस। तो इसका मतलब हमसे बात की जा रही है 0 डिग्री सेल्सियस की। किसकी बात की जा रही है, 0 डिग्री सेल्सियस की। तो ये बोल रहे हैं कि 0 डिग्री सेल्सियस की जो आइस होती है वो ज़्यादा बेहतर कूलिंग करेगी रादर दैन 0 डिग्री सेल्सियस का पानी। 0 डिग्री सेल्सियस की आइस आपको ज़्यादा कूलिंग करेगी रादर दैन 0 डिग्री सेल्सियस का पानी। तो ऐसा क्यों होगा, क्यों, क्योंकि जो 0 डिग्री सेल्सियस का पानी होगा उसके पास ज़्यादा हीट होगी और जो 0 डिग्री सेल्सियस की आइस होगी उसके पास कम हीट होगी। क्यों, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस की आइस के पास तो सिर्फ 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर की हीट है, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस के पानी के पास क्या है, एक तो एनर्जी जो टेम्परेचर वाली हीट है वो तो है, लेकिन साथ में उसको मिल चुकी होगी लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन या लैटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग आप बोल सकते हैं, वैसे फ्यूजन टर्म यूज करते हैं। ठीक है, तो लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन क्यों, क्योंकि जब जो पानी है 0 डिग्री सेल्सियस की आइस से 0 डिग्री सेल्सियस का क्या बना होगा, लिक्विड बना होगा, तब उसने कुछ एनर्जी कंज्यूम की होगी लैटेंट हीट वाली, तो इसलिए उसको हम क्या बोलेंगे, तो उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा होगी। इसीलिए जो कूलिंग होगी वो आइस ज़्यादा बेहतर है 0 डिग्री सेल्सियस की, है ना, आइस ज़्यादा बेहतर करेगी और 0 डिग्री सेल्सियस का जो पानी होगा वो कम अच्छी कूलिंग करेगा इन कंपैरिजन टू दैट आइस। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। What produces more sever burn boiling water और steam? फिर से वही बात,
कि आपको अगर एक 100 डिग्री सेल्सियस के पानी में फेंक दिया जाए और फिर आपको, ऐसी मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, मैं तो आपको नहीं फेंकूंगा, बस अपने भाई बहन से सावधान रहना, ठीक है। तो 0 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस के आपको पानी में फेंक दिया जाए और एक बार आपको 100 डिग्री सेल्सियस के स्टीम में फेंक दिया जाए, तो अब ये बताओ कब ज़्यादा जलोगे, पानी में या स्टीम में? तो भाई साहब मैं आपको बता दूं कि 0 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम होता है वो कहीं ज़्यादा खतरनाक होता, 100 डिग्री सेल्सियस का जो स्टीम होता है वो कहीं ज़्यादा खतरनाक होता है 100 डिग्री सेल्सियस के पानी से। क्यों? फिर वही रीज़न, भाई 100 डिग्री सेल्सियस का पानी होगा तो उसके पास 100 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर की एनर्जी होगी, ठीक। 100 डिग्री सेल्सियस की जो स्टीम होगी तो उसके पास 100 डिग्री सेल्सियस वाली हीट तो है ही है, साथ में लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन होगी कि नहीं होगी, जो उसने लिक्विड से गैस में कन्वर्ट होते समय खाई होगी, जब कांस्टेंट टेम्परेचर पे फेस चेंज हो रहा होगा तो वो एक्स्ट्रा हीट 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम के पास होगी, तो इसलिए वो और ज़्यादा आपको जलाएगी रैदर देन पानी, ठीक है। तो जो 100 डिग्री सेल्सियस का जो वाटर होता है वो इतना ज़्यादा आपको हीट नहीं करेगा जितना आपको हीट 100 डिग्री सेल्सियस की स्टीम करेगी, बिकॉज इट हैज़ लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अच्छा, लैटेंट हीट को हम लोग गुप्त ऊष्मा कहते हैं। क्या कहते हैं? गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हिंदी मीडियम वाले समझ लें तो गुप्त ऊष्मा क्यों नाम बड़ा अच्छा, गुप्त ऊष्मा, जो पता ना चले। और ऑब्वियस सी बात है पता नहीं चलती, क्यों? क्योंकि जिस समय फेस चेंज हो रहा होता है तो उस समय हीट तो हमको देनी पड़ती है लेकिन टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, इसीलिए सोच समझ का नाम रखा गया गुप्त ऊष्मा यानी लैटेंट हीट। क्लियर है? आइए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, पहले चैप्टर का। आइए फटाफट देख लेते हैं क्या है। नेम ABCD E and F इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन स्टेट। तो आपको ABCD E कुछ दिए गए हैं और आपको चेंज किया गया है। नेम फॉलोइंग स्टीम डायग्राम, आगे देखते हैं कुछ और भी दिया है क्या। देखिए इस फिगर को, तो इस फिगर में क्या है, ABCD E कुछ प्रोसेस हैं। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्सटेंस सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, कुछ ऐसे बदल रहा है और आपको ABCD E के नाम देने, तो ऑब्वियसली प्रोसेस के नाम है ये। तो A का मतलब क्या है, सॉलिड से लिक्विड। तो सॉलिड से लिक्विड चेंज को हम क्या बोलते हैं, फ्यूज़न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्यूज़न बोलते हैं, ठीक है। लिक्विड से सॉलिड को हम क्या बोलते हैं, सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सॉलिडिफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सॉलिड से गैस, सॉलिड से गैस ई डायरेक्ट, तो क्या हो जाएगा, सब्लिमेशन। क्या कहलाएगा? सब्लिमेशन। ओके, गैस से सीधे सॉलिड, गैस से सीधे सॉलिड क्या कहलाता है, F, डिपोजिशन। याद है, पढ़ाया था मैंने। अगर नहीं पता तो लास्ट लेक्चर फटाफट जाके देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है, नीचे जाओ और देखो और पढ़ो, ठीक है। अब इसके बाद अगला आता है, तो बस वही एक ही बात है। बाकी अब क्या, हाँ, गैस से लिक्विड देख लेते हैं और लिक्विड से गैस बचा हुआ है। तो लिक्विड से गैस का मतलब क्या हुआ, वेपराइजेशन। क्या हुआ? वेपराइजेशन या बॉइलिंग। क्या बोल सकते हैं इसको? बॉइलिंग भी बोल सकते हैं, वेपराइजेशन हो गया। अच्छा, गैस से लिक्विड को हम क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन बोलते हैं। कोई भी सब्सटेंस गैसियस फॉर्म से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, कंडेंसेशन बोलेंगे। आई होप क्लियर हो गया होगा बेटा। और इसके साथ ही हमारा ये चैप्टर भी ख़त्म होता है। और एक चीज़ और छोटी सी रह जाती है, आइए आपको बता ही देता हूँ। ठीक, हमने बात की थी कि मैटर की 5 स्टेट होती हैं, तो 2 स्टेट और बचती हैं हमारी। एक आती है प्लाज्मा स्टेट और दूसरी आती है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। क्या आता है? बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो प्लाज्मा स्टेट की अगर मैं बात करूं तो प्लाज्मा स्टेट समझते हो क्या होती है? तो बेटा प्लाज्मा स्टेट क्या होती है, अगर आप किसी सब्सटेंस को, ठीक है, बहुत टेम्परेचर तक हीट, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा दें तो जो गैसेस होती हैं वो आयनाइज हो जाती हैं। क्या हो जाती हैं? आयनाइज हो जाती हैं और एक स्टेट जनरेट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। एग्जांपल के लिए आप समझ लो, जो CFL देखते हो ना, या आपकी LED लाइट, वो क्या होती है, ट्यूबलाइट, ठीक है, जो रॉड होती है, रॉड वाली सफ़ेद जिसमें पेंट होते हैं, जिंक सल्फाइड कोटिंग नॉर्मल, ठीक है। तो उसके अंदर जो स्टेट, तो गैसेस भरी होती हैं, तो जब वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाती हैं तो इसके बाद एक स्टेट जनरेट होती है, उसको हम क्या नाम देते हैं,
प्लाज्मा स्टेट नाम देते हैं। आ रही बात समझ में। और अगला हमारा आता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट इसलिए नाम दिया गया क्योंकि इसमें दोनों का, बोस और आइंस्टीन दोनों का हाथ था, तो मिला के भी बोल दिया गया बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। तो कंडेंसेट का मतलब ये है कि अगर आप किस गैसेस को अगर बहुत एक्सट्रीमली अगर आप ठंडा कर दो, कूल कर दो, तो एक और सिचुएशन जनरेट होती है जिसको हम क्या नाम देते हैं, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट का नाम देते हैं। ठीक है, आई होप क्लियर हो गया होगा। बाकी बहुत ज़्यादा है नहीं, आप तो बस इतना ही बता दिया कि आपको इंट्रोडक्शन पता है कि होता क्या है, बस काफ़ी है इतना। ठीक है, और इसके साथ ही हमारा जो केमिस्ट्री का जो लेक्चर है वो ख़त्म होता है। अब इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे अपना अगले लेक्चर में, अगली क्लास में मैथमेटिक्स का नेक्स्ट लेक्चर। और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। जिस तरह से शॉर्ट्स को देखते हैं उसी तरह से लेक्चर्स को भी देखिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि मुझे अच्छा लगे और मेहनत करके आपको और अच्छे से पढ़ाऊँ। क्योंकि बेटा इस साल अगर सपोर्ट कर दोगे तो अगले साल ऐसी क्वालिटी मटेरियल दूंगा, 10th बिल्कुल लाइव क्लासेस हुआ करेंगी पर डे, और आपको मज़ा आ जाएगा पढ़ के। 98% से कम आएंगे नहीं जो रेगुलर पढ़ने वाला बंदा है। तो अगर आपको कनेक्ट होना है तो अच्छे से कनेक्ट हो जाइए, शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। बाकी आज के लिए इतना रखते हैं। इट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।